हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस वीडियो में हम अपनी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंक्लूड करते हैं। हमने अब तक पॉइंट चार्ज और डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, डाइपोल और डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर और सारी जो अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने समराइज़ कर लिए हैं। और अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बनाते हैं एज वेल एज आपसे स्टेटमेंट वाइज में भी आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो उन डेफिनेशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम जो है उसे अटेम्प्ट कर पाएँ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पे बेस्ड। तो पहला जो छोटा डेफिनेशन रहेगा दैट इज़ रिलैक्सेशन टाइम। ओके, रिलैक्सेशन टाइम को आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमने ये पढ़ा कि जब भी हम एक कंडक्टर के बीच में अगर हम फ्री चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो चार्ज जो है वो इंटीरियर वॉल्यूम में नहीं रहता और वेरी फास्ट इट रीअरेंजेज इटसेल्फ ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर के इंटरनल सरफेस में जो फ्री चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ ज़ीरो, रो वी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमने अपना जब परफेक्ट कंडक्टर की कंडीशंस और उसकी बाउंड्री कंडीशंस डिस्कस की थी तो उसमें पढ़ा था। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो उस टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करता है जितने टाइम में अगर आप कंडक्टर मटेरियल के इंटीरियर वॉल्यूम में अगर आप फ्री चार्ज अगर आप इंड्यूस करते हैं तो कितने टाइम में वो सरफेस की तरफ मूव कर जाएगा, वो उसका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। अगर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स वो सरफेस पे पहुंच जाएगा। वेयर एज अगर आपका कोई इंसुलेटर है या आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है दिस इज़ अ इंडिकेशन हाउ फास्ट द इंटीरियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल स्प्रेड ओवर द सरफेस। तो इंसुलेटर के लिए ये कुछ घंटों का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए कुछ घंटों का या कुछ डेज तक में आ सकता है जबकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर हो। तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम, या आपको पैरामीटर्स देके पूछे जा सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम कैलकुलेट कीजिए। तो हम उसे देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जब हमने कंडक्टर को डिस्कस किया था तो डेल डॉट जे वॉज डिफाइंड एज माइनस डेल्टा रो वी बाय डेल टी। ये है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये है आपकी करंट डेंसिटी। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ें, अगर आपने फिर कंडक्टर की तरफ अगर हम जाते हैं तो कंडक्टर के लिए आप करंट डेंसिटी को लिख सकते हैं सिग्मा ई। ये कंडक्टिविटी है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, जहाँ पे भी आपने कंडक्टर रखा है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे जे की वैल्यू रखने पे आप इसे लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ सिग्मा ई विल बी माइनस डेल रो वी बाय डेल टी। ओके, आप सॉरी ये रो का सिंबल ही गलत बन गया, रो वी बाय डेल्टा टी। ओके, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पे इसको लिखा सिग्मा डेल डॉट ई इक्वल्स टू माइनस डेल रो वी बाय डेल टी। ओके, यहाँ पे आप ई को अगेन लिख सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी की फॉर्म में। फ्लक्स डेंसिटी क्या रहती है, एप्सिलॉन ई। ई को आप लिख सकते हैं डी बाय एप्सिलॉन। तो अगर मैं यहाँ पे परमिटिविटी एप्सिलॉन को एक कांस्टेंट, अगर हम एक होमोजीनियस मटेरियल को कंसिडर करें तो हम जो परमिटिविटी है, कंडक्टिविटी है, उसको थ्रू आउट द मटेरियल फॉर अ टाइम बीइंग कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा अगर हम एज्यूम करें तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा डाइवर्जेंस ऑफ डी बाय एप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल रो वी बाय डेल टी। ओके, हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से अपने रिलैक्सेशन टाइम कैलकुलेशन के स्टेप्स को फॉलो अप कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट माने, कंडक्टिविटी और परमिटिविटी को, तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन डेल डॉट डी विल बी माइनस डेल रो वी बाय डेल्टा टी। आप लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी विल बी माइनस एप्सिलॉन बाय सिग्मा डेल्टा रो वी बाय डेल्टा टी।
डाइवर्जेंस ऑफ डी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या थी हमारी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ डी वाज रो वी। अगर आप इसे यहाँ लिखते हैं तो आप इसे लिखेंगे रो वी विल बी इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन बाई ई डेल्टा रो वी बाय डेल्टा टी। ये जो आपकी इक्वेशन है, ये इससे जब आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे आप इसका सॉल्यूशन इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, रो वी इक्वल्स टू रो नॉट ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन टी। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हम ये देखेंगे कि किसी भी मटेरियल में अगर आप इंटीरियर सरफेस में, इंटीरियर वॉल्यूम में अगर आप फ्री चार्ज या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंड्यूस करते हैं तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितने टाइम में डिके हो जाती है, एक्सपोनेंशियली डिके होके फाइनली जीरो तक पहुंच जाती है और सारा जो फ्री चार्ज था वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये रो जीरो क्या है, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल वैल्यू के रेस्पेक्ट में ये किस टाइम कांस्टेंट के साथ, एप्सिलॉन बाय सिग्मा टाइम कांस्टेंट के साथ, इस टाइम कांस्टेंट के साथ ये डिके होगी, एक्सपोनेंशियल डिके होगी और डिके होके ये धीरे धीरे आपकी जो इंटीरियर चार्ज डेंसिटी थी इन अ कंडक्टर विल रीचेस टू जीरो। इस टाइम कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये वो टाइम है जिसमें आपकी जो इनिशियल चार्ज डेंसिटी थी वो अपनी इनिशियल वैल्यू की 36.8% या ऑलमोस्ट 37% तक पहुंच जाती है। इट रिड्यूसेस टू 37% ऑफ इनिशियल वैल्यू इन दिस मच टाइम। जैसे ये देखिए माइका के लिए आपको पैरामीटर्स दिए हुए थे कि सिग्मा इक्वल्स टू 10⁻⁻15 सीमेंस पर मीटर, मो पर मीटर को कई बार ये यूनिट भी दे रखी है तो आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 6। तो अगर आपको टाइम कांस्टेंट निकालना हो इसका, या इसका अगर रिलैक्सेशन टाइम निकालना हो आपको, तो रिलैक्सेशन टाइम विल बी एप्सिलॉन बाय सिग्मा, दैट विल बी ई आर ई नॉट, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ये है परमिटिविटी, ध्यान रखिएगा, ये है परमिटिविटी जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी जाती है, रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ एयर, ओके। डिवाइड बाय, आप इसकी सिग्मा से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका ऑलमोस्ट 15 आवर्स आ जाएगा, ओके। तो ये है रिलैक्सेशन टाइम फॉर माइका। आपको प्रॉब्लम देखिए छोटा एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और इस रिलैक्सेशन टाइम का डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। आई होप कि अब आप इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। तो एक हमारा जो डेफिनेशन था वो हुआ रिलैक्सेशन टाइम का, ओके। सेकंड जो आपसे इक्वेशन आपको स्टेट करने के लिए भी कही जा सकती है और ऑब्जेक्टिव में भी देख के आपसे पूछा जा सकता है, पॉइजन्स इक्वेशन। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को जब मैं पढ़ा करती थी एज ए स्टूडेंट, तो सारे डेरिवेशन, सारे कंक्लूजन इतने मिलते जुलते लगते हैं कि वी फाइनली गेट कंफ्यूज्ड इन द एग्जाम कि इसका क्या बेसिस था, इसका क्या बेसिस था। तो आप उसके ओरिजिन से उसको उठा के और फाइनल कंक्लूजन को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे डिफरेंट नेम्स एंड लॉज एंड उनके कोरिलेटेड फॉर्मूलाज को, ओके। तो पॉइजन्स इक्वेशन के लिए अगर हम आते हैं तो पॉइजन्स इक्वेशन को फिर हम ये देखते हैं कि अगर आप सिंपल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं किसी सरफेस में, किसी मटेरियल में, तो हमने क्या डिस्कस किया था, डेल डॉट डी विल बी रो वी, ये हमने किया था। फिर आपने डी को लिखा डेल डॉट एप्सिलॉन ई इक्वल्स टू रो वी, ठीक है। एप्सिलॉन को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं फॉर टाइम बीइंग, एप्सिलॉन डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो वी। ई को क्या लिखते हैं, ई विल बी माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, जिसे कि माइनस डेल वी के फॉर्म में लिखेंगे, ओके। वी आप कैपिटल में लिख सकते हैं अलग नोटेशन के साथ। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो हम कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन डाइवर्जेंस ऑफ, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v विल बी इक्वल्स टू रो वी, ठीक है। आप
ग्रेडियंट को क्या लिखते हैं, ग्रेडियंट अगर आप लिखना चाहेंगे तो किसी भी स्केलर के लिए जब आप आपका ग्रेडियंट आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो डेल वी बाई डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई ए वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड ए जेड, ये रहता था आपका ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन। और डाइवर्जेंस के लिए आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे डेल वी एक्स बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल वी वाई, इसको जनरलाइज लिखते हैं ताकि अभी आप कंफ्यूज ना हो। किसी वेक्टर ए के लिए ए एक्स ए वाई बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा जेड, ये था आपका डाइवर्जेंस का, ये था ग्रेडियंट का। तो ये आपके ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन है और ये आपके डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन है। किसी स्केलर को आप ग्रेडियंट की फॉर्म में इस तरह से डिफाइन करते हैं, नाउ इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इस वेक्टर क्वांटिटी का जब आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे। यहाँ पे आपका जब आपने ग्रेडियंट निकाला, ये ग्रेडियंट डेल वी, ये हो गया आपका ग्रेडियंट ऑफ वी डेल वी बाई डेल एक्स। अब ये जो क्वांटिटी है ये आपका बन गया है वी एक्स या ए एक्स, किसी स्केलर का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। अब अगर आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v कैन बी रिटन एज ax क्या है, ax इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल एक्स। अगर आप यहाँ पे ax ये रखेंगे, ay ये रखेंगे, az ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर v। ओके, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल बाय डेल एक्स v, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। दो बार x के रेस्पेक्ट में आप उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सिंपली, प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल जेड स्क्वायर। ओके, ये हो गया है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v एंड दैट विल इक्वल्स टू ये माइनस और ये एप्सिलॉन इधर चला जाएगा, माइनस ऑफ रो v बाय एप्सिलॉन। ओके, और ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम पॉइजन्स इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन्स इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन इसे हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफरेंट पैरामीटर्स कैलकुलेशन, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए काम आती है। इसे आप इस तरह से भी कंक्लूड करते हैं, डेल स्क्वायर v इक्वल्स टू माइनस रो v बाय एप्सिलॉन। ये कई बार पॉइंट फॉर्म में भी पूछी जाती है। ओके, इसे डेल स्क्वायर्ड बोलते हैं, डेल स्क्वायर्ड v इक्वल्स टू माइनस रो v बाय ई। ओके, ये हो गई आपकी पॉइजन्स इक्वेशन। अब अगर आपको पॉइजन्स इक्वेशन लिखने को बोले या आइडेंटिफाई करने को बोले तो आप आराम से कर सकते हैं। इसी पॉइजन्स इक्वेशन के एक स्पेशल केस को, जिसमें कि कोई भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एक कंडीशनल आप इसमें और एक और केस आप एड ऑन कर रहे हैं कि देयर इज नो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर नो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके, रो v इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है, व्हाट डज इट मीन, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, नो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर मीडियम में एग्जिस्ट करती हो, लेकिन पॉइंट, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट अगर कर रही हो, उस केस में आप डेल स्क्वायर v को लिखेंगे 0 बिकॉज रो v इक्वल्स टू 0। और ये जो स्पेशल केस है जिसमें कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, इसे हम लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। ओके, इसे हम लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो आपका डेल स्क्वायर ऑपरेटर है, इसे हम लाप्लासियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। लाप्लासियन ऑपरेशन फंक्शन भी, ऑपरेटर भी हम। डेल स्क्वायर ऑपरेटर को अगर आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो आपने कार्टेशियन में से क्या लिखा था, डेल स्क्वायर वी ही अभी हम चलने देते हैं, डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस
डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल जेड स्क्वायर। ये था कार्टेशियन में। अगर सिलेंड्रिकल की आप बात करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो आप इसे लिखेंगे 1 बाई रो डेल बाय डेल रो वी, सॉरी रो डी वी बाय डी रो। ओके, पहला एक्सप्रेशन आपका इस तरह से रहेगा। फिर आप लिखेंगे 1 बाय रो स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाय डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल जेड स्क्वायर। ये आपका सिलेंड्रिकल में रहेगा। अगर आप इसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डिफाइन करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ये कुछ इस तरह से रहेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर वी। ओके, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, फिर आप इसे लिखेंगे साइन थीटा डेल वी बाय डेल थीटा। ओके, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल वी बाय डेल फाई स्क्वायर। ये आपका रहेगा तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर्ड का। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक को हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।